अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और नाना जी की कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए नाना जी की बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। जुल्फ़कार कहते हैं कि नाना जी बताते हैं एक दफ़ा शाह साहब के पास कुछ गवर्नमेंट के जैसे मुलाजिम होते हैं वो आए। वो बहुत ज़्यादा जैसे परेशान थे, उन बेचारों की तो ड्यूटी भी ख़तरे में थी। उनका ये कहना था कि हम लोग नहर के महकमे में काम करते हैं और बहुत बड़ी नहर है हम लोगों के इलाके की। उस नहर का बाकायदा जैसे एक डाक बंगला होता है नहर पर, जहाँ पर अफसर जाकर ड्यूटी देते हैं और रहते हैं। तो वहाँ पर हम लोगों का जो नहरी महकमे का जो डाक बंगला वहाँ पर है, उस बंगले में रहना बहुत मुश्किल हुआ है। वहाँ पर किसी मखलूक के असरात हो गए हैं। बाकायदा वहाँ पर हम लोग जब भी रात रहने की कोशिश करते हैं हम लोग नहीं रह पाते, क्योंकि वहाँ पर इस हद तक उस मखलूक का बसेरा है कि वो हमें वहाँ पर रात रहने देती ही नहीं। पहले पहल तो फिर भी कुछ लोग थे जो वहाँ पर रह लिया करते थे, चौकीदार भी होता था। कुछ अरसा बीच में से वो जगह खाली रही। तकरीबन 2 माह वो जगह सिर्फ बंद रही है। 2 माह के बाद वो नए अफसर हम लोगों के चेंज हुए थे, तो अभी उन्होंने चार्ज नहीं लिया था। उस दौरान वो बिल्डिंग कुछ अरसा खाली रही है, लेकिन दोबारा जब वो नए अफसर वहाँ पर आते गए हैं उसके बाद बहुत ज़्यादा मसले मसाइल शुरू हो गए हैं। अब मेरे ज़िम्मे उन्होंने ये ड्यूटी लगाई है कि तुम उस जगह का सारा पता करवाओ कि आखिर मसला क्या है, ये क्या वहाँ पर प्रॉब्लम है। शाह साहब ने कहा कि मुझे सारी आप खुलकर बात बताएं कि कौन सी ऐसी मखलूक है, क्या ऐसा मसला है वहाँ पर जो आप लोगों को वहाँ पर रात रहने नहीं देता। तो उस अफसर का ये कहना था कि वहाँ पर जो भी ऑन सर्विस ड्यूटी होते हैं अफसर, उनके साथ मैं रहता हूँ। हम लोग जब यहाँ पर आए हैं तकरीबन 10 दिन पहले की बात है, यहाँ पर आकर उन्होंने चार्ज लिया, उन्हें यहाँ पर सामान वगैरह शिफ्ट हुआ, तो मैं भी साहब के साथ ही था। हम लोग इसी डाक बंगले पे थे। चौकीदार जो है, चौकीदार तकरीबन 12 बजे तक ड्यूटी करता है, उसके बाद चौकीदार घर चला जाता है, क्योंकि फिर वहाँ पर डाक बंगले पर कोई भी नहीं आता, दरवाजे बंद होते हैं, एक गार्ड है जो चक्कर लगाता रहता है। हुआ कुछ इस तरह से कि हम लोग रात को जब वहाँ पर रात गुजार रहे थे, हम लोग वहाँ पर सोए हैं कमरों में। जो ही आधी रात का टाइम हुआ तो डाक बंगले के बाहर से किसी औरत के हमें चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी, जबकि वहाँ पर डाक बंगले पर कोई भी औरत नहीं थी। जो चौकीदार की पहले फैमिली रहती थी वो चौकीदार भी वहाँ से छोड़कर चला गया था, उसकी भी कुछ ऐसी ही शिकायत थी। जैसे ही हम लोगों ने चीखो पुकार सुने तो हम लोग जागे। तो हम लोगों ने कहा कि बाहर जाकर देखते हैं कि आखिर मसला क्या है, कौन चिल्ला रहा है। जब बाहर आकर देखते हैं तो डाक बंगले के एक मखसूस हिस्से की तरफ से, जो उसका पिछला हिस्सा बनता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सब्जा, बड़े खूबसूरत दरख्त और वो हिस्सा सारा सजाया गया है, क्योंकि बड़े बड़े अफसर वहाँ पर आते हैं। उस तरफ से चीखो पुकार सुनाई दे रहे थे। इतने में जो चौकीदार और गार्ड है जब भागकर उस तरफ गए हैं तो कहते हैं कि एक औरत हमने देखी है सफ़ेद लिबास में, लेकिन वो औरत जो है हम लोगों के जाते जाते वो औरत जैसे दीवार से आर पार हो गई है। हमें तो इस बात की समझ ही नहीं है कि ये कैसे मुमकिन है कि कोई औरत दीवार से आर पार हो जाए। ज़रूर इन लोगों को कोई वहम हुआ है, जो कोई भी है वहीं पर है। मैं भी उनके साथ बाकायदा गया, हम लोगों के पास टॉर्च थी, हम लोगों ने जाकर भी देखा, वहाँ पर कोई औरत हम लोगों को नजर नहीं आई। हम लोग वापस आ गए। तभी जो गार्ड और चौकीदार है उन लोगों ने ये कहा कि साहब यहाँ पर रात के टाइम अक्सर एक औरत नजर आती है। वो औरत हम लोगों को अक्सर इसी हिस्से में खड़ी हुई नजर आती है। अगर उसको बुलाने की कोशिश करें, उससे बात करने की कोशिश करें तो वो गायब हो जाती है। लेकिन आज जो हम लोगों ने चीखों पुकार सुने, ये हमने पहले कभी नहीं सुने। आप माने या ना माने, यहाँ पर जिन्नात का बसेरा है। मैंने उन्हें कहा कि साहब के आगे ये बातें ना करना, वो इन बातों को नहीं मानते। तो अब अगर कोई आवाज़ आई तो फ़ौरन जाकर चेक करना कि आखिर मामला क्या है। इतने में मैं भी कमरे में आ गया तो साहब अभी नहीं जागे थे। जैसे ही सुबह हुई तो साहब बहुत ज़्यादा परेशान थे। मैंने उनसे पूछा कि खैरियत, आपकी तबीयत ठीक है, परेशान लग रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि
ये जो डाक बंगला है, यहाँ पर आसेब है, जिन्नात है। जब मैंने उनके मुंह से ये बात सुनी, मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ कि ये कैसी बातें कर रहे हैं। मैंने तो जब रात को आवाज़ें सुनी है तब तो साहब नहीं जागे थे, फिर इनको कैसे पता चला? मैंने कहा कि क्या मतलब, आपने ऐसा क्या महसूस किया है? वो कहते हैं कि जिस कमरे में मैं रात को सोया हूँ, जैसे ही मैं गहरी नींद में होता हूँ तो मुझे बार बार जिस तरह से कोई डरा रहा था, कोई तंग कर रहा था। 3-4 बार मेरा जो बेड है उसको बहुत जोर से किसी ने हिलाया, मैं समझा जलजला आ गया। उठकर बैठता हूँ तो कुछ भी नहीं होता। फिर जैसे सोने की कोशिश करता हूँ तो मध्यम मध्यम सी आवाज़ें कमरे में से आने लगी, जैसे कोई सरगोशियों में बातें कर रहा है। फिर उठकर बैठा और मैंने कमरे की लाइट ऑन की। उसके बाद जब लाइट ऑन की तो आवाज़ें आना बंद हो गई। फिर जब मैं जैसी गहरी नींद में सोया तो मुझे दरवाज़ा किसी ने खटखटाना शुरू कर दिया। मैंने बाकायदा तुम्हें आवाज़ भी दी, उठकर बाहर भी गया हूँ। तो जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने बिल्कुल सीढ़ियों के ऊपर से कोई औरत जा रही थी। उस औरत का चेहरा इतना खौफनाक था कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। उसका पूरा चेहरा जला हुआ काला स्याह था और बहुत ज़्यादा झुर्रियों से भरा हुआ चेहरा था। नाक बहुत ज़्यादा लंबी थी। उस औरत ने बाकायदा पलट कर देखा है मुझे और वो गायब हो गई है। मैं जिन्नात पर बहुत यकीन रखता हूँ, लेकिन इस हद तक जिन्नात अपना जाहिर करते हैं ये मैं कभी भी नहीं जानता था। मेरी भी नहीं यहाँ पर ड्यूटी है, मैं ड्यूटी को स्किप नहीं कर सकता। तुम्हारे से मैं ये ड्यूटी लगा रहा हूँ कि जितनी जल्दी होता है किसी आबिल बुजुर्ग को यहाँ पर लेकर आओ और ये जिन्नात जो है यहाँ पर कैसे इनका बसेरा हुआ है इस जगह को क्लियर करवाओ, क्योंकि मेरे जितने अरसे के लिए चार्ज लिया है मैं उससे पहले इस जगह को नहीं छोड़ सकता, वरना मेरी ड्यूटी को भी, मेरी जॉब को भी खतरा हो सकता है। मैंने जब उनकी बातें सुनी वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने बाकायदा मुझे बाहर आकर सीढ़ियों का वो हिस्सा भी दिखाया जहाँ पर रात को उन्होंने औरत देखी थी। मैंने फिर उनको रात वाली बात बताई कि हम लोगों ने उसी टाइम बाहर से आवाज़ें सुनी है किसी औरत की चिल्लाने की। जब गार्ड और चौकीदार भागते हुए डाक बंगले की पिछली तरफ गए हैं तो कहते हैं कि एक औरत गायब हो गई है, और चौकीदार का भी यही कहना है यहाँ पर एक औरत दिखाई देती है, जबकि पहले इस हद तक ये मखलूक़ात यहाँ पर नहीं थी। जैसे कि जगह ज़्यादातर खाली रहती है, जब कोई ऑफिसर होते हैं जो ऑन चार्ज होते हैं, जितने दिन के लिए वो आते हैं तभी हम लोग उनके साथ आते हैं। तो शायद इस वजह से, वीरान रहने की वजह से कोई मसला बन गया हो, तो आप मुझे कुछ दिन दें। मैं एक आमिल साहब को जानता हूँ, सैयद साहब, मैं उनके पास जाता हूँ, इसलिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ कि हमारी मदद करें। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मेरी ड्यूटी को भी खतरा है और साहब की भी, क्योंकि वो कहते हैं कि उनका जब तक चार्ज है, जितने दिन की उन्होंने रिपोर्ट देनी है उनको वहाँ पर रहना ही पड़ेगा। और वैसे भी जब नहरबंदी और ये जो नहरों का सिलसिला होता है सालाना, जब इसकी रिपोर्ट तैयार करनी होती है तो उन दिनों में तकरीबन 10-10, 15-15 दिन डाक बंगले पर जो अफसर होते हैं उनकी ड्यूटी होती है और वो वहाँ पर रहते हैं। लेकिन यहाँ पर तो एक रात रहना भी नामुमकिन हो गया। आज साहब जो है वो शहर गए हुए, लेकिन शाम को उन्होंने आ जाना है। अब आप बताइए कि क्या माजरा है, ये क्या चीज़ है? शाह साहब ने सारी बातें सुनी, शाह साहब ने पढ़ाई की, शाह साहब ने अपनी पढ़ाई के ज़रिए देखा और शाह साहब ने लोगों को ये बताया कि जिस तरह से वो डाक बंगला जो है वो नहर के किनारे पर है, नहर के पास है। नहर पर मखलूक़ात का बहुत ज़्यादा बसेरा होता है। जिन्नात, चुड़ैलें, आफतें, डायने ये नहरों पर रहती हैं, क्योंकि जिन्नात का बाकायदा एक ऐसा आप कह लें कि किस्म होती है जो रहती ही पानी के ऊपर है। जो शयातीन मखलूक़ात होती हैं उनका बहुत हद तक बसेरा पानी के ऊपर भी होता है। फिर वहाँ पर जो दरख्त होते हैं, जो वहाँ पर जगह होती है, घर होते हैं, वहाँ पर उन जिन्नात का बसेरा हो जाता है। वो जिन्नात जो है अपना आप जाहिर भी करते हैं और ठिकाने की इनको ज़रूरत भी होती है। अब ये जो मखलूक है ये कोई पिछल पैरी चुड़ैल आफत है। जिस रूप में आपने उसको देखा ये उसका असल रूप होता है। झुर्रियों से भरा हुआ चेहरा, खौफनाक जला हुआ चेहरा और नाक बहुत ज़्यादा लंबी होती है। अगर आप उसके पाँव देख लेते तो उसके पाँव उल्टे होते, क्योंकि एक पिछल पैरी मखलूक है। ये एक ऐसी मखलूक है कि इसका जब किसी जगह पर बसेरा हो जाए, खा कोई घर हो
कोई इलाका हो, कोई जगह हो, कोई रास्ता हो, कोई इमारत हो, ये उस जगह को फिर छोड़ती नहीं है। वहां पर फिर इंसानों का रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर वहां पर इंसान आबाद होने की कोशिश करते हैं, रहने की कोशिश करते हैं, तो ये मखलूक अपना आप इंसानी औरत के रूप में जाहिर करती है। और अगर इसका बसेरा किसी इंसान पर हो जाए तो फिर उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, क्योंकि ये इतनी सख्त मखलूक होती है कि इंसान को ख़त्म कर देती है। ये बहुत भयानक नुकसान देने वाली मखलूक होती है जो चुड़ैल आफत होती है। अगर ये किसी पर आशिक हो जाए तब ये उसको उससे भी ज़्यादा अजाब और अजियत देती है। तब तो ये उस इंसान को इतनी अजियत देती है कि उस इंसान को कैद कर देती है। वो जीता जागता कैद हो जाता है, ना वो किसी को देख सकता है, ना वो किसी से मिल सकता है, ना वो किसी से बात कर सकता है। इस मखलूक का इतना ज़ाब्ता होता है। वहां पर इस मखलूक का बसेरा इसलिए हुआ है कि उस जगह को बिल्कुल वीरान छोड़ दिया गया। आप 2 माह बता रहे हैं, वो 2 माह से ज्यादा का अरसा था जब वहां पर उस मखलूक का आना जाना रहा है। वो मखलूक नहर पर ही रहती थी, क्योंकि उस चुड़ैल आफत का बसेरा नहर पर ही था। लेकिन जैसे उसको वो जगह खाली मिली, उसने वहां पर अपना ठिकाना बना लिया, क्योंकि उस जगह के ऊपर उसका गुजर बसर था, वहां से वो गुजरती थी। तो जब उसने उस जगह पर अपना बसेरा किया तो वो वहीं की रहने वाली होगी। अब वो वहां पर आप इंसानों की मुदाखलत इसलिए बर्दाश्त नहीं कर रही क्योंकि या तो वो नुकसान देगी या आप लोगों को वहां से निकाल देगी, क्योंकि अब वो उसकी जगह है। इसको निकालना इतना आसान नहीं होता कि मैं आपको कोई तावीज़ दूँ तो ये फ़ौरन निकल जाएगी। इसके लिए बाकायदा अमल करना पड़ता है। अमल के ज़रिए ही आप इस मखलूक को यहाँ से निकाल सकते हैं। मुझे वहाँ पर जाकर बाकायदा अमल करना होगा, उसके बाद ही वो मखलूक उस जगह को छोड़ेगी। वो जो ऑफिसर थे उन्होंने जब सारी बात सुनी, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो उनका ये कहना था कि आप हमारी मदद करें, हम तो मजबूर हैं। वो जगह बहुत ज़्यादा जैसे भयानक हो चुकी है, पुरसरार हो चुकी है। आसपास जैसे वहाँ से लोगों का गुजर बसर भी है। तो अगर ये जगह इस हद तक आसिफज़दा हो गई कि वो किसी इंसान की मौजूदगी को वहाँ पर बर्दाश्त ही नहीं कर रही, तो फिर वो तो वहाँ से लोगों का भी गुजरना मुश्किल हो जाएगा। तो आप हमारी मदद करें, हम लोग बहुत ज़्यादा मजबूर हैं। शाह साहब ने कहा कि ठीक है, मैं आपके साथ चलूँगा। तब चल रही थी चाँद की आखिरी तारीखें, जिनको अंधेरी रातें कहा जाता है, जब चाँद पूरी तरह से डूब जाता है। और इन दिनों में ये जो मखलूक है ये शिकार के लिए निकलती है। जो चाँद की पहली तारीखें होती है उनमें ये किसी न किसी इंसान पर अपना बसेरा करती है, उन पर आशिक होने की कोशिश करती है। चाँद की 14 तारीख तक ये खूबसूरत औरत के रूप में अपना आप जाहिर करती है। जैसे चाँद की 15वीं तारीख शुरू होती है और चाँद घटना शुरू होता है और डूबने लगता है, बिल्कुल अंधेरे हो जाते हैं, तो ये अपने असल रूप में, अपने भयानक रूप में अपना आप जाहिर करती है। और उन रातों में ये बहुत ज़्यादा इंसानों को अपना शिकार भी बनाती है। अब वो रातें जो थी वो भी चाँद की आखिरी रातें ही थी, और इस मखलूक का हमला करने का खतरा 2 गुना ज़्यादा था। शाह साहब, मैं और उनके कुछ खादिम, हम लोग उनके साथ रवाना हुए। हम लोग उस डाक बंगला पर पहुंचे। बहुत बड़ा वो डाक बंगला था और बहुत खूबसूरत भी था। शाह साहब ने जब जाकर इसका वो पिछला हिस्सा देखा जहाँ पर अक्सर वो नजर आती थी, तो शाह साहब को उसकी मौजूदगी का पता चल चुका था। वहाँ पर एक ऐसा दरख्त था जिस दरख्त का तना जो है वो जला हुआ था, और उसी दरख्त के ऊपर वो मखलूक रहती थी। वो पिछल परी चुड़ैल उसी दरख्त पर रहती थी। शाह साहब ने कहा कि ये जो दरख्त है ये उसका मेन ठिकाना है, मेन मस्कन है, यहीं पर वो रहती है। इसीलिए इस दरख्त का तना जल चुका है, ये कभी भी हरा नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत सख्त मखलूक है। ये एक बूढ़ी भयानक चुड़ैल है। जो बूढ़ी भयानक चुड़ैल होती है वो और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है। शाह साहब ने कहा कि मुझे यहाँ पर सूखी लकड़ी चाहिए, एक गड़ा यहाँ पर खोदना होगा, यहाँ पर फिर मैं अपना अमल करूँगा। उसके बाद देखा जाएगा कि इस मखलूक को यहाँ से निकालना है, कैद करना है या जला देना है। फिर शाह साहब ने उनको हदायत दी कि ये चीज़ें चाहिए। तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर घड़ा भी बन गया, सूखी लकड़ियाँ भी आ गई। शाह साहब ने और कील वगैरह जो चीज़ें मंगवाई वो सब भी दस्तयाब हो गए। अब शाह साहब ने वहाँ पर अपना अमल करना शुरू कर दिया।
जैसे ही शाह साहब ने अपना अमल करना शुरू किया, वो दरख्तों के ऊपर से अजीबोगरीब भयानक आवाज़ें गूंजने लग गई, जैसे बहुत सी औरतें जो है वो तकलीफ में करा रही है, रो रही है। ऐसी भयानक आवाज़ें आ रही थी, लेकिन दिखाई कोई भी नहीं दे रहा था। तभी देखते देखते वो जो दरख्त था जिसका तना काला हुआ था, उसके तने में जैसे हल्की सी आग जलने लग गई। आग जलते साथ ही एक भयानक चेहरा नमूदार हुआ और एक औरत उस दरख्त के नीचे आकर बैठ गई। शाह साहब ने बाकायदा अपनी पढ़ाई का उसी तरह से काम जारी रखा। वो पढ़ाई पढ़ते जा रहे थे और वो जो औरत थी कभी उठकर किस जगह पर जाकर बैठती, कभी किस जगह पर। उसका चलने का अंदाज, उसका अपने बैठने का अंदाज बहुत ज़्यादा भयानक था, जिसको देखकर ही खौफ आ रहा था। शाह साहब ने हम सबको और बाकी वो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आए थे उनको हिसार में बिठा दिया था और कहा था कि अगर खौफ आए तो अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि इस हिसार से बाहर अगर निकलोगे तो ये मखलूक फ़ौरन आपको जानी नुकसान दे देगी। हिसार के बाद इस मखलूक की जो ताकत होती है हिसार के बाहर की तरफ, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये हमले की फिराक में होती है कि जैसे हिसार टूटे ये इंसान पर हमलावर हो जाए। तो इस चीज़ का ख्याल रखना, बाहर नहीं निकलना। जैसे ही वो मखलूक नजर आने लगी, वो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे वो डर के, उनमें से एक बंदा चीखें मारने लग गया। तो शाह साहब ने इशारा करके उसको चुप रहने के लिए कहा कि तुम्हारी आवाज़ अगर इसने सुन ली तो तुम पर असरअंदाज हो जाएगी, चुप कर जाओ। शाह साहब बुलंद आवाज़ में अमल पढ़ते जा रहे थे। तभी वो जो मखलूक थी उसने रोना शुरू कर दिया और माफ़ी मांगने लगी और ये कहने लगी कि मैं यहाँ से चली जाऊँगी, मुझे यहाँ से जाने दे। रोने लगी और माफ़ी मांगने लगी। शाह साहब ने फिर भी पढ़ाई बंद नहीं की, जारी रखी। तो वो ज़मीन के ऊपर से मिट्टी उठाकर हवा में उछालने लग गई और वो आग के अंगारे बन रहे थे। शाह साहब को पता था कि ये बहुत सख्त मखलूक है, ये एक बूढ़ी चुड़ैल आफत है, तो ये इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाएगी, नुकसान पहुँचाने की पूरी कोशिश करेगी। शाह साहब अपनी पढ़ाई करते रहे। जैसे शाह साहब की पढ़ाई पूरी हुई, शाह साहब हिसार से उठे। उनके हाथ में उनकी वही तस्बीह थी। इसलिए में वो मखलूक जो थी उठकर दरख्त के नीचे जाकर खड़ी हो गई। शाह साहब ने जहाँ पर वो बैठी थी वहीं से इसकी मिट्टी उठाकर लकड़ियों के ऊपर फेंकी और उनको आग लगा दी और राख उसके ऊपर फेंक दी। मखलूक जलने लग गई और आकर उस आग में उसने छलांग लगा दी और जलकर राख हो गई। इसके चीखों पुकार गूंज रहे थे और वो बूढ़ी चुड़ैल आफत जो थी उस आग में जल रही थी। तकरीबन आधा पौना घंटा चीखों पुकार सुनाई देते रहे। आग के शोले जो थे वो काले रंग के हो गए, धुआं काले रंग का हो गया। जैसे ही वो आग बुझी, जैसे ही वो राख ठंडी हुई, शाह साहब ने उसको एक काले रंग के कपड़े में बंधवाया और गार्ड और चौकीदार से कहा कि इस राख को लेकर नहर के किनारे चलो। नहर के किनारे आकर शाह साहब ने हिसार बांधा और वहां पर पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद शाह साहब ने कहा कि इस कपड़े का मुंह खोलकर इस राख को पानी में फेंक दो। कोशिश जैसे वो राख उस पानी में बहाई गई तो आसपास से खौफनाक चीखों पुकार गूंजने लगे और बाकायदा तौर पर ऐसे लग रहा था जैसे आग के छोटे छोटे शोले हैं और वो एक तरह से दूसरी तरफ दरख्तों पर उड़ रहे हैं। शाह साहब ने कहा कि बस अब पीछे पलट कर नहीं देखना, चुपचाप यहाँ से सब वापस चलो। जब हम लोग वापस आए, फिर शाह साहब ने उस डाक बंगले के ऊपर पढ़ाई की और कहा कि अब ये मखलूक यहाँ से जा चुकी है, लेकिन 7 रातें लगातार इसी के कबीले की मखलूकात यहाँ पर आने की कोशिश करेंगी। रात के बाद यहाँ पर बाहर कोई भी ना निकले। कोशिश करनी है कि आप लोग अंदर ही रहें, क्योंकि ये मखलूक किसी भी रूप में अपना आप जाहिर कर सकती है, क्योंकि वो बदला लेने के लिए आती है। और जिस तरफ आग जलाई गई थी और वो मखलूक जली थी, 21 दिन उस तरफ नहीं जाना, उस जगह को वैसे ही छोड़ दो। 21 दिन के बाद ये एक तावीज़ है, ये उस दरख्त पर बांध देना और उस गड़े को बंद कर देना। उस मखलूक का असर यहाँ से चला जाएगा। फिर हम लोग वहाँ से वापस आ गए। तकरीबन 10 दिन के बाद वही जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे वो वापस आए और आकर शाह साहब से ये कहने लगे कि वो 7 रातें बहुत भयानक थी। मैंने वो जो अफसर थे उनको सारी बात बता दी थी कि यहाँ पर बाकायदा अमल किया गया है। एक शाह साहब आए जिन्होंने यहाँ पर एक
बूढ़ी चुड़ैल को निकाला है जिसका यहाँ पर बसेरा था, जो औरत के रूप में आपको भी नजर आई थी। वो इन चीज़ों को मानते थे और इन चीज़ों पर यकीन भी रखते थे। 7 रातें लगातार हम लोगों को बाहर से बच्चियों की और लड़कियों की आवाज़ें आती थी। वो बाकायदा पुकारती थी, नाम लेती थी, कभी मेरा नाम, कभी साहब का नाम, कभी वहाँ पर जो गार्ड और चौकीदार थे उनका नाम। उन्हीं दिनों में जो चौकीदार था वो कहते रात 8 बजे के करीब मैं वहाँ पर पहरा दे रहा था, तो मैंने एक बच्ची, सफ़ेद फ्रॉक वाली बच्ची को, जो कि बहुत खूबसूरत थी, गुलाब के फूल हाथ में पकड़े हुए थे और सामने आकर खड़ी हो गई और मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी और कह रही थी, अंकल ये मैं फूल आपके लिए लाई हूँ। चौकीदार कहता है मैं फ़ौरन वहाँ से पलट गया और मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। मैंने पीछे पलट कर देखा तो ना ही वहाँ पर बच्ची थी और ना ही फूल। इस तरह से उस मखलूक ने काफ़ी दिन अपना आप जाहिर किया। कभी कोई बिल्ली नज़र आ जाना, कभी कोई और मखलूक नज़र आ जाना, किसी और रूप में नज़र आ जाना, कभी बंदर, बाकायदा तौर पर बंदर के रूप में भी हमने उस चीज़ को वहाँ पर देखा है, जो दरख्तों के ऊपर बैठकर बोलते भी थे और छलांगे भी लगाते थे, काले रंग के बंदर। शाह साहब ने कहा कि वही मखलूक़ात है, लेकिन उनका ये कहना है कि 21 दिन के बाद जब हम वहाँ पर तावीज़ बांधेंगे तो क्या हमें कोई नुकसान तो नहीं होगा। फिर शाह साहब ने लोगों को कहा कि नहीं, मैंने वहाँ पर हिसार बांधा है, वो मखलूक दोबारा वहाँ पर नहीं आएगी, वो जलकर राख हो चुकी है, उसके कबीले की भी मखलूक़ात अव्वल वाली तरफ नहीं जाएगी, इसीलिए वहाँ पर तावीज़ लगवाया है कि दोबारा कोई भी मखलूक उस हिस्से में अपना बसेरा ना कर सके। तो ये नाना जी ने हमें कहानी सुनाई कि कैसे उन्होंने एक डाक बंगले पर जाकर एक बूढ़ी चुड़ैल को वहाँ से शाह साहब ने निकाला। नाना जी ये भी बताते हैं कि शाह साहब कहते थे कि नहर के किनारे अक्सर जो आबादियाँ भी होती हैं वहाँ पर भी जन्नात का बसेरा होता है, जो नहरों से उन घरों की तरफ आते हैं। शाम के बाद कभी भी नहरों पर जाकर नहीं बैठना चाहिए, कभी भी दरख्तों के नीचे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जन्नात होते हैं। अपनी हिफाजत बहुत ज़रूरी है। ये थी नाना जी की एक कहानी जो उन्होंने हमें सुनाई और मैंने आपको। बहुत शुक्रिया जुल्फ़कार आपका। दरअसल किसी भी ख़तरे से बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एहतियात। अल्लाह पाक ने हम इंसानों को ये अक्ल शऊर अता की है कि हम लोगों ने किस तरह से अपनी हिफाजत करनी है, किस तरह से इन मखलूक़ात से बचना है। कुरान पाक पढ़कर, नमाज पढ़कर, अपने ऊपर हिसार करके, अल्लाह से दुआ मांग के, और एहतियात सबसे बड़ी चीज़ कि ऐसी जगहों पर बिल्कुल ना जाए जहाँ पर आपको बार बार बताया जाता है कि इन मखलूक़ात का बसेरा होता है। अब जैसे मौसम तब्दील होगा, गर्मियों के मौसम में जिन इलाकों में नहरें हैं वहाँ पर लोग जाकर रात को भी बैठते हैं, शाम में भी बैठते हैं। फिर उन लोगों के साथ जब हादसात होते हैं, जब उनको ये मखलूक़ात डराती है, तो फिर वो लोगों को समझ आती है कि हमारे साथ हुआ क्या। तो पहले हिफाजत कर ले ताकि आने वाले ख़तरे से बच सके। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोगों को नाना जी की कहानी कैसी लगी। आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करें और जल्दी से मेरे चैनल के 10 के सब्सक्राइबर पूरे करें। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहे खुश रहे। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।